ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं और बात हो रही है कि 8 महीने से वो लोग कहाँ हैं जो कह रहे थे कि वो जो पहले थे वो तो तजर्बाकार नहीं थे। ठीक है, हमने भी 3 साल 7 महीने बड़ी परफॉर्मेंस पे हम कोई मुतमईन नहीं है, लेकिन अब जो तजर्बाकार लोग आए वो कहाँ हैं? क्या नैब के केसेस खत्म होने के बाद सब गायब और बहुत सारी फैसिलिटीज हासिल करने के बाद फिर इसाक डार साहब आते हैं, अचानक से डॉलर नीचे चला जाता है, पेट्रोल की प्राइस पे भी हमें खुशखबरियां सुनने को मिलती हैं, लेकिन फिर अचानक से एक और बम गिरता है जनाब के मईशत डूब रही है और ये सारी बातें हमारे सामने आती हैं। इसाक डार साहब सदर साहब से मुलाकात करते हैं और सदर साहब का रवैया भी बहुत नरम और अचानक से इमरान खान साहब की तरफ से सख्त भी हो जाता है कि ऐसा लगता है कि मामला कुछ बेहतर होना चाहते हैं। इसाक डार साहब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात करते हैं, वो ये कहते हैं कि सिर्फ पीडीएम नहीं और बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं। वो बहुत सारे लोग कौन है, ये कौन सी सपोर्ट है जिसके हवाले से पता चलना चाहिए अवाम को भी कि पीडीएम सिर्फ नहीं है और बहुत से लोग हैं जो कि पीडीएम का साथ दे रहे हैं और हमारा साथ दीजिए ताकि हम चीजों को आगे लेके चलें। कौन है डाडी साहब कि जो वो कहते हैं जी बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ? कोई बैंक है इंटरनेशनल, कोई ताकतें हैं, कौन है? ये सारी तसल्लियां देने की बात है, अवाम को बेवकूफ़ बनाने की बात है। जब इमरान बकौल पीटीआई की कि हमने 22 अरब डॉलर का ख़जाना छोड़ा और स्टेट बैंक ये कहती है कि पीटीआई ने 18 अरब डॉलर का 17.90 समथिंग यानी तकरीबन 18 अरब के करीब, ये स्टेट बैंक का फिगर है। उन्होंने अप्रैल 2022 को जब उनको रिजीम चेंज की गई तब ये उन्होंने छोड़ा। आज 8 माह के अंदर आप देखें कि और उस वक्त इमरान खान की हुकूमत 6 जीडीपी ग्रोथ के साथ तरक्की कर रही थी और रिकॉर्ड कलेक्शन ऑफ एफबीआर पाकिस्तान की तारीख में पहली बार था। रिकॉर्ड एक्सपोर्ट थी, आपके डैम्स बच्चा 24/7 बन रहे थे, आपकी बड़ी लार्ज इंडस्ट्रीज थी वो एक्सपेंशन हो रही थी। तो जब और ये उम्मीद की जा रही थी कि अगले माली साल में 8,000 अरब रुपए के महसूलात वसूल किए जाएंगे और उसका जीडीपी ग्रोथ जो है वो 8% तक चला जाता। तो मुझे सवाल ये पैदा होता, उन तमाम हैंडलर्स से मैं पूछता हूं कि आखिर ऐसी क्या खत पड़ी थी, किसके कहने के ऊपर आपको ये रिजीम चेंज करनी पड़ी, क्या जरूरत थी? आज आप देखें कि आपके पास 6 अरब डॉलर। डाडी साहब कानूनी तो था ना, अगर इमरान खान साहब कहते हैं गैर कानूनी बात, कानूनी तौर पे तो गया। देखिए खुले आम हॉर्स ट्रेडिंग हुई, सिन हाउस में क्या होता रहा, इनके अपनी पार्टी के लोग खरीदे गए, ठीक है ये सारा। लेकिन आफरीन है इमरान खान के ऊपर कि उस शख्स, क्या 2 सीटों की बात थी ना इमरान खान की, सिर्फ 2 सीटों की, उस शख्स पे आफरीन है कि उसने इस गंदे सिस्टम को तरजीह नहीं दी और वो अवाम में चले गए। तो ये हमारे लीडरों को भी चाहिए कि वो पॉजिटिव वे में मूव करें, अपनी हुकूमतों को कुर्बान कर दे। उसने अपनी हुकूमत कुर्बान कर दी, क्या वो 2 क्या 5 लोग, उसके बाद पूरा खजाना मौजूद था। वो उन्होंने कुर्बान नहीं किया, उनको मजबूरन जाना पड़ा। उसने अपने कौमी खजाने को नाजायज तौर पे इस्तेमाल नहीं किया और हॉर्स ट्रेडिंग को तरजीह नहीं दी और वो अवाम में चले गए और अवाम ने उन्हें खुश दिली से कबूल किया। और आज देखें कि वो जिस महराज पर चले गए मकबूलियत की, तो आज कोई पार्टी उनके सामने इलेक्शन लड़ने को तैयार नहीं। चलिए डैडी साहब की कुछ बातों से हम एग्री करेंगे, कुछ से हम इख्तिलाफ करेंगे। कुछ चीजें जो हैं वो जाहिर सी बातें पर्सनल फेवर पे जाती हैं, हम हर चीज का। अब आपने एक चीज पूछी थी कि वो कौन सी कुव्वतें हैं। जी जी सर। देखिए कुव्वतें वही हैं जो पाकिस्तान में तरक्की देखना नहीं चाहती, कुव्वतें वही हैं जिन्होंने जुल्फिकार अली भुट्टो को लटका दिया, क्योंकि जुल्फिकार अली भुट्टो के लटकाने के बाद से इस मुल्क का पहिया उल्टा चलना शुरू हुआ है और उसी वक्त ये नवाज शरीफ जैसे लीडरान को इन मुख्तदर हल्कों ने इंट्रोड्यूस किया और इन्हीं लोगों की वजह से इस मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ। ये इसाक डार और ये लोग सब, इन लोगों ने आके किया क्या? सारा नैब खत्म कर दिया, सारे अपने केसेस खत्म कर दिए, 1100 अरब रुपए। अब तो नवाज शरीफ साहब भी आ रहे हैं, सब आएंगे क्योंकि पूरे कानून को बदल दिया गया। जब आप कानून में पूरा बदल देंगे तो आपकी अदालतें भी आपका कुछ नहीं कर सकती है। और मुझे बताएं कि वो असेंबली जहां पे ऑपोजिशन ही ना हो, जहां पे एक बहुत बड़ी तादाद ना हो और वहां के फैसले जो किए जा रहे हैं वो भी बड़े मशकूक है, मैं तो इसे नहीं मानता। तो बहरहाल इसाक डार ने जो कुछ किया,
इस मुल्क से जो मनी लॉन्ड्रिंग की, और वो खुद उन्होंने अपनी अंडरटेकिंग दी उधर भी पेपर में। चले सर, रिश्तेदारी का तो फर्ज निभाया तो दोनों खानों ने, आगे चलते जो भी है हैं, नुकसान तो मुल्क को हुआ ना सर। रिश्तेदारियों में तो उलझे में, वो तो मैं बाद में, तो मुल्क को हो रहा है ना। बिल्कुल सर, ये भाइयों की सियासत आगे भी डिस्कस करेंगे। राना गुलजार साहब हमेशा मुस्बत बात करते हैं। राना गुलजार साहब, ये पंजाब सबसे बड़ा सूबा, और अगर पंजाब में कोई डिस्टेबिलिटी होती है तो पूरे पाकिस्तान पे असर पड़ता है। आप क्या सिलसिला आपको लग रहा है? एक तरफ एतमाद का वोट लेने की बात की जाती है, गवर्नर साहब डी नोटिफाई कर देते हैं, उसको कालअदम करार दिया जाता है। ये अगर एतमाद का वोट ले लेंगे तो क्या ये जंग जारी रहेगी? क्या होने जा रहा है? पहले तो मैं 272 का जवाब दे दूं कि जो 272 कारकुन शहीद हुए थे, तो ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने शहीदों को कभी नहीं भूलती और अपने शहीदों का मुकम्मल ख्याल रखती है। उसमें जितने उस शहीदों में जो बेरोज़गार थे, जिनकी अहमली उनको नौकरियां दी गई हैं, और जो लोग मिसाल के जिनके पास घर नहीं थे उनको बाकायदा घर तैयार फर्निश करके घर दिए गए हैं। उन कारकुनों को, और आज भी जो लोग हैं उनकी बेवाएं हैं, उनको वजीफ़ा भी दिया जाता है। ऐसी बात नहीं है कि पीपल्स पार्टी अपने शहीदों को भूल गई है, क्योंकि ये शहीदों की जमात है जिसकी क़यादत ने शहादत दी हो और उसके कारकुन भी शहादत दी हो, तो जाहिर सी बात है कि पीपल्स पार्टी एक शहीदों की जमात है, अपने शहीदों को नहीं भूलते। और हमारा तमाम शहीदों का डेटा पीपल्स सेक्रेटेरिएट के अंदर, आसिफ राही साहब हमारे शहदा गैलरी के प्रेसिडेंट हैं, उनके पास पीपल्स पार्टी जब से बनी है और आज तक के शहीद और ज़ख्मी सबका डेटा आसिफ राही साहब के पास मौजूद है। जिसको चाहिए वो ले सकता है जाकर, किताब की शक्ल में भी, किताब की शक्ल में भी है और वैसे भी वहाँ मौजूद है। आसिफ राही साहब को सलाम पेश करते हैं हम कि उन्होंने जितनी जद्दोजहद की है और उन्होंने इस डेटे को कलेक्ट किया है, और बाकायदा सालाना भी, शिशमाई भी, तमाम शहदा का ख्याल रखा जाता है। ये सारा काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची डिवीज़न करता है। और जहाँ जहाँ भी सिंध के अंदर भी अभी एक शख्स था जो कि बदीन में, वो उसका हमें पता नहीं चल पा रहा था, तो जैसे ही उसका पता चला अदी फरियाल तालपुर साहिबा ने उसका नोटिस लिया, उसका इलाज कराया और उसको बाकायदा फैसिलिटेट किया। तो ऐसी बात नहीं है। हाँ, कोताही होती है, बिल्कुल ऐसी बात, हम ये नहीं कहते कि 100% दुरुस्त है। अगर कोई कोताही है और हमारी नज़र से बच गया है तो वो राब्ता कर सकता है आसिफ राही साहब से, वो वहाँ पे जाके वो अपना डेटा दे सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा जी, बात आ गई है पंजाब की। देखिए जी, पंजाब या खैबर पख्तूनख्वा, खान साहब ने कुछ ऐलानात किए थे और वो ऐलानात अभी तक उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। उन्होंने कहा था जी हम इस्तीफे देंगे, अभी तक वो इस्तीफा नहीं दे सके। तो सबसे पहले तो खान साहब एक अच्छे आदमी हैं, वो एक स्पोर्ट्समैन स्पीड का मुजाहरा करते हुए, क्योंकि स्पोर्ट्समैन झूठे नहीं होते, वो सच्चे लोग होते हैं, तो वो उस सच्चाई का मुजाहरा करते हुए वो इस्तीफे दें। क्यों इस्तीफे नहीं दिए? इसका मतलब ये हुआ कि खान साहब एक झूठे आदमी हैं और वो गिदड़ भपकियां देते हैं। तो जब वो इस्तीफे देंगे उसके बाद फैसला किया जाएगा आया इलेक्शन, कौमी इलेक्शन कराए जाएं या सूबों में इलेक्शन कराए जाएं। सबसे पहले तो वो इस्तीफे दें। इससे पहले कोई बात करना मैं समझता हूं नामुनासिब बात है। तो जो सूरत हाल पाकिस्तान की है, मौजूदा हुक्मरानों को भी, अपोजिशन लीडर को भी खुदारा पाकिस्तान की तरफ सोचना चाहिए, अपने इख्तदार की तरफ मत सोचे, क्योंकि मौजूदा हुक्मरान खान साहब सिर्फ इख्तदार का सोच रहे हैं, वो नहीं सोच रहे पाकिस्तान का। आपको ऐसा लगता है? मैं गुजारिश कर रहा हूँ, मौजूदा हुक्मरान भी अपने इख्तदार की तरफ सोच रहे हैं और खान साहब भी सोच रहे हैं कि अगर सुबह नहीं तो शाम को, या शाम को नहीं तो रात को मुझे इख्तदार में बिठा दिया जाए। भाई, पाकिस्तान का कौन सोचेगा? आप इलेक्शन की बात कर रहे हैं, आपने बिल्कुल, अवाम आपको पसंद कर रही है, आपने 19 सीटों पे पंजाब में इलेक्शन लड़े, 15 या 17 जीती, आपने मुबारकबाद आपको। आपने कौमी असम्बली के इलेक्शन लड़े, आपने 6-8 सीटें खुद ही जीत ली, आपने कौमी वसाइल को नुकसान पहुंचाया, आप अपने लोगों को खड़ा करते। फिर जब आपके पास कौमी असम्बली के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, आप वो पूरी मरात वसूल कर रहे हैं और कहते हैं हम नहीं कर रहे, तो मेहरबानी करें आप असम्बली में जाएं, असम्बली में बैठें, जितने दिन भी है वहां आप सियासत करें, वो कौम का घर है। क्योंकि आप तो इस असम्बली पे लानत भेजते हैं और उसी से वजारत उज़्मा का ओथ ले लिया। फिर एक बात आप कहते हैं जी हाउस ट्रेडिंग। जी 2018 में क्या हुआ? जहाज में बिठा के लेकर आ रहे थे, वो क्या था?
तो देखिए, मैं आपसे गुजारिश ये कर रहा हूं कि ये सब चीजों को हमें भूलना चाहिए, हमें नई राहें तलाश करनी चाहिए, हमें पाकिस्तान का सोचना चाहिए, हमें इख्तलाफात आपस में करें, हम एक दूसरे की उंगलियों का इंतजार न करें, हम एम्पायर का इंतजार न करें। आप अपनी स्टेबिलिटी पैदा करें, आप अपनी कुव्वत पैदा करें। जब अवाम मौजूद है, अवाम आपको पसंद कर रही है, तो अवाम की कुव्वत पर यकीन रखें, आप थोड़ा सा इंतजार कर लें, इतनी जल्दी ना करें। तो मैं ये समझता हूं कि जो मौजूदा हुक्मरान है, अगर ये अवाम को डिलीवर ना कर पाए तो लाजमी सी बात है ये अपने अंजाम को पहुंच जाएंगे। तो आप जाहिर है आप ही उसका अल्टरनेट मौजूद है। तो बात यह है कि हमें महाजराई से इस तरह बरतना चाहिए, महाजराई नहीं करनी चाहिए। हम दोनों के लिए, मैं कहता हूं, मैं हुक्मरानों के लिए भी और हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए भी मेरी दोनों से गुजारिश है कि महाजराई ना करें, अवाम के लिए हल तलाश करें। ठीक है सर। मुबश्शिर मीर साहब, महाजराई नहीं करनी चाहिए, क्या महाजराई ये जो हो रही है, आपको लगता है ये एतमाद के वोट के लिए जो चीजें हो रही हैं, फिर गवर्नर पंजाब एक तरफ हैं और चीजें सामने आ रही हैं, क्या होने जा रहा है सर? भाई देखें, अगर बड़ी अच्छी बात की है भाई ने कि महाजराई नहीं करनी चाहिए और इंतजार करना चाहिए, तो मेरा ख्याल है फिर ये जो पहले एपिसोड हुआ अप्रैल का, उसके लिए भी ये काम करने की जरूरत नहीं थी। इलेक्शन का इंतजार कर लेते, 1 साल और गुजरने देते, उसके बाद इलेक्शन का साल आ जाता। तो उस वक्त महंगाई मार्च किया गया और फिर उसके बाद फिर 2 मार्च किए गए, फिर उसके बाद जी खरीदारी की गई। तो फिर उस वक्त इस अपोजिशन ने क्यों इंतजार नहीं किया था? वो 5 साल का इंतजार करते और देखते कि इमरान खान जो है वो कामयाब नहीं होता। इनके ख्याल में एक आपको इंटरप्ट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एक अल्फाज कह रहा हूँ, पीपुल्स पार्टी का मौक़िफ़ उस वक्त भी यही था, लेकिन जाहिर है कि जब कोalition थी तो उसमें अक्सरियत की राय थी, तो इस वजह से हमने, लेकिन हमारा मौक़िफ़ उस वक्त भी यही था, भाई लोगों को खरीद लो, ये अक्सरियत की राय थी और खरीदारी हुई, ओपन उनका मसला है। पीपुल्स पार्टी के इससे कोई ताल्लुक नहीं, पीपल्स पार्टी नहीं कराई है ना, सिंध हाउस किसके पास था? उन्होंने कराई। तो लिहाजा ये तो एक कहने की बातें हैं कि इंतजार करो। जब उन्होंने ये तरीके इंसाफ को अगर हम देखें तो वो देखते हैं कि जब इन्होंने हमारी हुकूमत गिराने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, तो लिहाजा हम इनके खिलाफ भी इसी तरह जो है वो हुकूमत को जो है ना वो काम करने नहीं देंगे और हम इनको गिराने की कोशिश करेंगे और इलेक्शन की तरफ लेकर जाएंगे। तो ये तो एक समझ लें टिट फॉर टैट हो रहा है। दूसरा, जो पंजाब की आपने बात की, वहां पे भी गलत हो रहा है। आप देखें कि जो सूरत हाल वहां पे भी महाजराई की हो रही है वो भी सही नहीं है, और जो वफाकी हुकूमत वहां पे जोर आजमाई कर रही है, अगर भाई आप जमहूरियत पे बिलीव करते हैं तो दूसरे सूबे को भी काम करने दें। अगर आप उसकी भी हुकूमत को गिराने के लिए जो है आए दिन जाके जरदारी साहब की हम तस्वीर देख रहे होते हैं कि वो जाके चौधरी शुजात हुसैन साहब के घुटनों को छू रहे होते हैं, तो और उनके पास सारा दिन बैठ के वो क्या होता है कि यही तय पा रहा होता है कि भाई किस तरह मजीद लोग जो हैं वो इधर से इधर हो सकते हैं ताकि हम जो है वो इस हुकूमत को जो है वो डिस्टेबलाइज करें। तो भाई आप देखें ना कि टॉलरेंस तो कोई भी शो नहीं कर रहा, और ये खरीदारी का निज़ाम जो है ये यकीनन बहुत ही जो है वो इतना घटिया किस्म की रवायत बढ़ गई है कि लोग जो हैं वो पाकिस्तान में जमहूरियत का जो एक इमेज है उसको बिल्कुल जो है ना वो समझ लें कि डिस्टॉर्ट हो गया है, और लोग समझते हैं कि ये जमहूरियत पाकिस्तान के लिए है ही नहीं। यानी कि जमहूरियत पे बिलीव जो है इन्हीं सियासतदानों ने लोगों का खत्म कर दिया है। तो इनको तो खुद अपने गिरेबान में जागना चाहिए कि अगर ये समझते हैं कि ये जमहूरियत जो है वो उसको पिनपना चाहिए और लोग जो हैं वो वोट की पावर के ऊपर बिलीव करें, वोट के जरिए गवर्नमेंट बने, वोट के जरिए गवर्नमेंट हटे, तो फिर इन्हें खरीदारी के अमल से खुद ही बाहर आना चाहिए। तो पंजाब में वो मुसलसल इसी मेरा ख्याल कोशिश में अभी जैसे भाई फरमा रहे थे कि असम्बलियां टूटनी चाहिए, तो हमने तो अभी यही देखा है कि अदालत ने उनको असम्बली तोड़ने से रोक दिया गया है कि उन्होंने उनसे अंडरटेकिंग ली है वजीर आला पंजाब से कि आप असम्बली ना तोड़ने का जो है वो लिख के दें जब तक अगली समाअत नहीं होती, और फिर मेरा ख्याल है उसके बाद एक और अंडरटेकिंग ले ली जाएगी। तो इस तरह का ये जो सीन चल रहा है, मेरा ख्याल है पाकिस्तान की इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो इसी वजह से अदम सियासी इस्तेकाम की वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी का इस वक्त ये असर हुआ है। मुबश्शिर साहब, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाह रही हूँ। ठीक है, हम इलेक्शंस की बात करते हैं और हम ये बात कर रहे हैं कि जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ जाती हम माशी तौर पे भी स्टेबल नहीं हो सकते। तो ये जो केपी की सूरत हाल है इस पे आप क्या कमेंट करेंगे? लॉ एंड ऑर्डर की जो सूरत हाल है, इदारे भी उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, बहुत सी शहादतें भी हमारे सामने आ रही हैं, तो क्या इन हालात में इलेक्शन होना चाहिए?
लेकिन मैं आपको सामने एक मिसाल देता हूँ, फिर मुझे अगेन मिसाल देनी पड़ेगी। जी सर। हमारे पड़ोस में एक मुल्क ईरान है, वहां पे ईरान इराक जंग लग रही है 8 साल। उनके भी इलेक्शन जंग की वजह से मुलतवी नहीं हुए थे, उन्होंने भी मुसलसल अपने सारे इलेक्शन करवाए थे और अपना जमहूरियत का जो उनका पैटर्न है उसके मुताबिक वो उसमें कोई खलल नहीं आया था, सारे इलेक्शन जो है वो थे। लिहाजा ऐसी कोई, ये सारी उज़र हैं, ये सारे उज़र हैं, ये अरेंजमेंट्स किए जा सकते हैं। बाकी जो केपीके की सूरत हाल आपने कही है, देखिए अफगानिस्तान एक ऐसा इशू है हमारे लिए जो मुसलसल 40 साल से हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है और होती रहेगी। ये कभी खत्म नहीं होने वाला सीन बन गया है क्योंकि वो मुल्क तबाह हो चुका है। अभी आप देखें तो पाकिस्तान और ईरान दोनों के बॉर्डर के ऊपर जो है वो रिफ्यूजीज की लाखों की तादाद में जो है ना वो पब्लिक इकट्ठी हो चुकी है। ईरान में हमने सुना है कि 80 लाख के करीब लोग जा चुके हैं। इसी तरह पाकिस्तान का उन्होंने वो बाढ़ तोड़ के इधर से एंटर होने की कोशिश करते हैं। क्या है कि वहां पे ना तो जो है वो कोई इकोनॉमी है, ना कोई इंडस्ट्री है, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है और 4 करोड़ अवाम है, उसने कहां से खाना है? और यहीं से स्मगल हो के चीजें जाती हैं पाकिस्तान से। आप देखें गंदम यहां से स्मगल होती है और अफगानिस्तान पहुंचती है और हमें अपनी गंदम जो है वो फिर इंपोर्ट करनी पड़ती है, फिर उसे सब्सिडाइज करना पड़ता है। ये सारा बर्डन जो है वो हमारी इकोनॉमी पे आ रहा है। मेरा ख्याल है अफगानिस्तान वाला इशू इतना बड़ा इशू है कि इस पे बाकायदा एक शो होना चाहिए। जाहिर सी बात है जब तक हमारे वेस्टर्न बॉर्डर जब तक नहीं सेव होगा, जब तक वेस्टर्न बॉर्डर ही नहीं फिगर करेंगे, जब तक किस तरह से स्टेबिलिटी आ सकती है? मेरी समझ से बाहर है। वहां से जाहिर सी बात है आपके दहशतगर्द भी आ रहे हैं, मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये कैसे मसले हल हो सकते हैं? $700 बिलियन की सारी बाढ़ उखाड़ रहे हैं लोग डेली बेसिस पे। भाजपा साथ में लगाई थी $700 मिलियन की ये कोई मामूली चीज नहीं और कई साल इसमें लग गए। अच्छा ठीक है डाडी साहब, आपकी तरफ ये आ गए तो फिर वो वाला सवाल जो बीच में रह गया था, ये भाइयों की सियासत वाली बात पे, कि पाकिस्तान को तो दाव पे नहीं लगाया जा सकता। अब ये भाइयों की सियासत में काफ लीग का क्या रोल है? और फिर भाइयों की सियासत में हम ये दूसरे जो भाइयों की सियासत हम देख रहे हैं कि अब एक भाई जो है अपने बेटे को पार्टी का सरबरा नायब सदर मुकर्रर कर रहा है। ये सियासत किस तरफ जा रही है काफ लीग की? देखिए जनरल मुशर्रफ का बयान ऑन रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा कि मैंने जो सबसे बड़ी गलती की थी वो इन चौधरियों पे भरोसा करके की थी और जिन्होंने मुझे धोखा दिया और मुझे मिसगाइड किया, क्योंकि ये चौधरी जो है ये विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं और आपने देखा एक तरफ इमरान को इन्होंने बेवकूफ़ बना रहे हैं और दूसरी तरफ वो इस्टेब्लिशमेंट से भी मिले हुए हैं। तो इस तरह के जो सियासतदान हैं इन्होंने इस मुल्क को बेतहाशा नुकसान पहुंचा है, क्योंकि मुनाफकत है। 10 सीटों की जमात सिर्फ 10 लोगों के ऊपर उन्होंने इमरान जैसे बंदे को ब्लैकमेल करके ये हुकूमत ली और यकीनन मैं समझता हूँ कि इमरान भी शायद मजबूर होंगे, क्यों कि 25 मई को उनके लोगों के साथ, उनकी ख़वातीन के साथ, बच्चों के साथ, कारकुनों के साथ जो ज़्यादती की गई, जो मारपीट की गई, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया, तो इसलिए उन्होंने भी सोचा होगा कि चलें अब हुकूमत ठीक है इन्हें दे दो, कम से कम हम इस तरफ सही हो जाएंगे। लेकिन हमने देखा कि वक्तन फ़ौक्तन जो है जब इमरान खान ने जनरल बाजवा की कुछ चीज़ों से पर्दे उठाना शुरू किए तो ये नाराज़ हो गए। तो हम और आप विटनेस है कि जब नवाज शरीफ को यहाँ से जाने के लिए इरफान खान साहब ये कह रहे थे कि 7 अरब रुपए का बॉन्ड भरा जाए और वो 50 रुपए के बॉन्ड के ऊपर यहाँ से चले गए, तो देयर इज़ नो फ्री लंच। ये कोई मुफ्त में नहीं हुआ, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो हुआ है। हमने ये देखा कि नैब जो है वो सिविल गवर्नमेंट के अंडर में नहीं था। सर ये वाला मुद्दा उठाएंगे ना तो बहुत से गड़े मुर्दे उठ जाएंगे और किस किससे फायदा उठाया वो खान साहब की गवर्नमेंट ने भी उठाया है। सिस्टम की बात कर रहा हूँ, किस किसके अकाउंट में एक सिस्टम की बात कर रहा हूँ कि हमारा मुल्क जो है ना इस सिस्टम के तहत तबाह बर्बाद हो रहा है कि क्योंकि यहाँ पे या तो इस मुल्क की 22 करोड़ आवाम के नुमाइंदे इस मुल्क की तकदीर का फैसला करें या चंद एक सरकारी अफसर दो चार सर हम तो ये दुआ कर रहे हैं कि जी 22 करोड़ आवाम भी फैसला करे। रानो गुजारदा साहब आपकी तरफ आते हैं, हमेशा इल्जाम लगता है कि जी जरदारी साहब जो है बीच में आके मुफाहिमत कर रहे हैं और मुफाहिमत तो अच्छी बात है, क्यों इल्जाम लगता है? वो चौधरी शुजा साहब के पास जाते हैं, मुज़ाकरात होते हैं, फिर एक बात सामने आती है। मामले को किस तरह से लेते हैं आप? देखें जी बात यह है कि इंसान है, हर इंसान की अपनी राय है और किसी की सोच को कैद नहीं कर सकते और ना उसको तब्दील कर सकते हैं, वो जो मर्जी सोचे। और मैं ये समझता हूँ रिकन्सिलेशन की सियासत
बहुत ज़रूरी चीज़ है, और अफ़ाम व तफ़हीम, आपस में मिलना जुलना, भाईचारगी, ये बहुत अशद ज़रूरत है। हमने खान साहब को भी यही कहा कि आप ठीक है, इक़्तिदार है, इक़्तिदार में आप रहें, आप रिकन्सिलेशन की सियासत करें, क्योंकि जो अकड़ होती है ना, सख्ती सिर्फ मुर्दे में होती है, इंसान में नहीं होती। इंसान झुकता है और मुर्दे में सख्ती होती है, तो उसका आपको खमियाजा नज़र आ रहा है। तो मैं फिर वही एक बात कहूँगा कि हमें ऐसी गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। जो माजी था गुजर गया, नई आप बात करें कि नया हमारे मुल्क में क्या होना चाहिए, हमारी कौम को फ़ायदा कैसे होगा, किस तरह से होगा, हम उसी चीज़ों को लेकर बैठ गए हैं। जो हम पुरानी बातें आज ये बात कर रहे हैं साबिक आर्मी चीफ की, तो कल खान साहब का तो मुँह जो है वो सूखता था उनकी तारीफ करके, मीडिया गवाह है। आज उनमें कीड़े आ गए, कैसे कीड़े निकल गए समझ नहीं आ रही। क्या आप अगर वजीर आजम हैं तो सब अच्छे हैं, और आप वजीर आजम नहीं है तो सब खराब है? अरे जनाब, आप देखिए, बात यह है कि 12 अरब या 50 अरब या 100 अरब तारीफ क्यों कर रहे थे? क्या अच्छी बात थी? फिर उनमें खराबी क्या आ गई? भाई, आप आवाम के वोट लेकर आए या उन्होंने आपको इख्तिदार में बिठाया? इसका मतलब ये हुआ कि आपको आवाम ने वोट नहीं दिया, आपको उन्होंने बिठाया था, उन्होंने हटा दिया। तो अब आप रोए चिल्लाए क्यों? तो खैर मान भी रहे हैं, बाजवा साहब भी मान रहे हैं। तो फिर बात ये है, तो फिर बात ये है कि मैं अभी थोड़ी देर पहले मैंने यही गुफ्तगू की थी कि आप आवाम के वोट पे तकिया करें, आप उंगलियों के इशारों पे मत चलें, आप सब पॉलिटिकल लोग एक मेज पे इकट्ठा हो जाएं और जमहूरियत को मजबूत करें। आप जब इदारे देखें, कितना बड़ा जुल्म है सियासी लोगों के साथ कि सियासी लोग जब मरते हैं तो वो इस मुल्क में दफन होते हैं, और इदारों के लोग जो मरते तो बाहर ही दफन होते हैं, और रिटायर हो जाते तो बाहर चले जाते हैं। ये वाला तो कितना बड़ा जुल्म है। और फिर उसके बाद एक जुमला है ना, इसको जरा हाईलाइट करके उनके ऊपर इतना जुल्म होता है कि फिर उनके ऊपर तरह तरह के इल्जामात लगाए जाते हैं कि जी इन्होंने ये करप्शन की, वो करप्शन की। एहतसाब आज तक नहीं हुआ, एहतसाब के नाम पर गवर्नमेंट ले ली गई, किसी का एहतसाब नहीं हुआ। पूरा 3.5 साल 7 महीने इसी बुनियाद पर गुजार दिए कि मैं पकड़ूंगा नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं एहतसाब करूंगा, किसी का एहतसाब नहीं हुआ। तो महाजरा ऐसी ना करें, आप कोई सब मिलकर एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार करें जिस पर जमहूरियत से हट के कोई बात नहीं। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है, और वही मैकेनिज्म सर, प्रोग्राम के वक्त कम है, उसको समेटते हैं थोड़ा सा। नैब, वो मैकेनिज्म इमरान खान साहब नैब का बना के गए थे, थोड़ी सी रद्दोबदल उनसे भी हुई है। इमरान खान साहब से बहुत कोई अच्छा सिस्टम भी नहीं बनाया था, लेकिन बहरहाल कुछ चीजें कंट्रोल में आ रही थी। अच्छा जी, आपकी तरफ आएंगे मुबशिर मीर साहब। काफ लीग की सियासत पे बात कर लेते हैं आखिर में आपसे। मुख्तसरन क्या कहेंगे, कहाँ जा रही है काफ लीग की जो सियासत है, ये भाइयों की सियासत कहाँ लेके जाएगी मुल्क को? देखिए, मेरा ख्याल है कि जो उनके खानदान का एक निज़ाम रहा है, मैं नहीं समझता कि उनके दरमियान कोई इख्तलाफात हैं, बल्कि वो क्या बात की सर, जबरदस्त बहुत ही ज्यादा वो फ्रेंडली हैं। मैं आप उनके फैमिली को अब यकीनन आप भी समझते होंगे कि उनके दरमियान ऐसा कुछ नहीं है, और ये एक उनका मॉडल है काम करने का कि वो किस तरह मिलके काम करते हैं। अब उन्होंने एडजस्टमेंट ऐसी की है कि आप देखें कि इधर की भी सियासत उनके हाथ में है और फेडरल में भी वो हिस्सेदार बने हुए हैं। और आप ये देखें कि जो उनका एरिया है, अब देखें चौधरी शुजात ये परवेज इलाही साहब ने अभी हाल ही में एक बहुत बड़ा फैसला किया है अपने दौर में। उन्होंने गुजरांवाला जो था वो डिवीजन था उस एरिया का, जिसमें 6 जिला थे, जिसमें उन्होंने अभी गुजरात को डिवीजन का दर्जा दिया है, और गुजरात के साथ जो है वो 2 फिर एक वजीराबाद को नया डिस्ट्रिक्ट बनाया है। तो उन्होंने तो अपने गुजरात को एम्पावर किया है, गुजरात को और ताकत दी है। आपने गुजरात का जो उनका डिस्ट्रिक्ट था वो अब डिवीजन में तब्दील हुआ है, और आप देखें कि इसका मतलब है कि वो अपने खानदानी पूरे खानदान की सियासत को मजीद उन्होंने तकवीयत पहुंचाई है, और अगले इलेक्शन में उनके पास ज्यादा हो सकता है वहां की नशिस्तें जो है वो हासिल कर लें। पूरी डिवीजन को उन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की है, और गुजरांवाला के 2 इजला को आप उससे हटा दिया है, यानी कि गुजरांवाला और सियालकोट और शायद नारोवाल भी, इनको हटा के गुजरांवाला डिवीजन को अलहदा कर दिया। लिहाजा आप ये देखें कि अल्टीमेटली इसका फायदा किसको होना है? वो चौधरी शुजात की फैमिली, उनके बच्चों को भी होना है, और परवेज इलाही साहब के बच्चों को भी होना है। लिहाजा हमें ये तो जो खाने वाले दांत हैं वो कुछ और हैं, जो दिखाने वाले हैं वो कुछ और है।
अच्छा, ये फिर किसकी, क्या अभी परवेज लाई साहब की मजबूरी है कि वो इमरान खान साहब का साथ दे रहे हैं, और ये जो कुछ हुआ, पीडीएम ने जो कुछ कहा, मौजूदा हुकूमत ने जो कुछ कहा, क्या ये खुश है परवेज लाई साहब? ठीक है जनाब, मैंने 100 अरब का मंसूबा भी दे दिया था, मैंने जो है वो काबीना में लोगों को भी शामिल करना था, तो ये तो फिर उनके हक में बातें जा रही हैं सर। जी देखें, परवेज लाई साहब अपनी जो एक बार्गेनिंग है उसको बढ़ा रहे हैं। वो पहले बात ये थी कि पीटीआई के लोग ये कहते थे कि परवेज लाई साहब हमारे वजीर आला हो सकते हैं, लेकिन इस शर्त पे कि वो अपनी पार्टी को हमारी पार्टी में जम करें, लेकिन उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं किया। और वो उन्होंने उसी पार्टी के साथ अपनी एफिलिएशन रखी हुई है जो सारी पार्टियों के साथ उनको मिलाती रहती है। देखें, पीपल्स पार्टी के साथ भी उन्होंने मिलवा दिया था इनको, और ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे थे जरदारी साहब के दौर में, और उस वक्त भी इन्होंने एंजॉय किया था। उससे पहले मुशर्रफ साहब के साथ एंजॉय किया, फिर जो है वो उनके साथ किया, अब फिर जो है वो उनका जो है ना लॉटरी निकल आई। तो अब ये है कि इन्होंने अरेंजमेंट्स किए हुए, ये अरेंजमेंट्स हैं। इमरान खान साहब भी मजबूर हैं कि उनके हाथ में 10 सीटें। आपको याद होगा कि एक जमाने में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा मंजूर भुट्टो से जो है वो ब्लैकमेल हुई थी, और वो 18 सीटों के साथ पंजाब का वजीर आला बन गए थे, और वो मजबूर थे उस वक्त। बेनजीर भुट्टो जैसी शख्सियत जो थी वो भी मजबूर हो गई थी। यही सूरत हाल इस वक्त इमरान खान को दरपेश है कि वो भी इतनी सीटें अक्सरीती पार्टी होते हुए, ये हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में भी खला है कि अक्सरीती पार्टी जो है वो हुक्मरान नहीं हो सकती, और अकलीती पार्टी आपके मरकज में आप देख लें, अक्सरीती पार्टी बाहर है और अकलीती पार्टी यानी कि नंबर 2 जो कि 85-86 सीटें रखती है, उसका बंदा प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है, और उसके साथ 13 आपने बहुत अच्छी तरह से चीज को क्लियर कर दिया। मेरे ख्याल है कि सबकी तरफ मैसेज चला गया। राना गुलजार साहब लास्ट कमेंट कीजिएगा। जी, मैं तो यही कहूँगा कि हमें माज़राई तर्क करनी चाहिए। मैं फिर यही कहूँगा, हमें पॉलिटिकल सिस्टम को मजबूत करना चाहिए और आवाम के वोट पर भरोसा करना चाहिए, और पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने से इज्तनाब बरतना चाहिए हम सबको। और इस वक्त जो बेरोज़गारी और महंगाई और जिस तरह से स्ट्रीट क्राइम का इनका ख़ात्मा होना चाहिए, क्योंकि आवाम को तहफ़्फ़ुज़ की अशद ज़रूरत है और बेरोज़गारी का ख़ात्मा होना चाहिए, यही हमारा मकसद है। मौजूदा हुकूमत को चाहिए कि वो आवाम की खिदमत करे और उसके समरात ले, अदरवाइज अगर ऐसा ना करा तो मौजूदा हुकूमत को नुकसान होगा। जी बिल्कुल नुकसान होगा अगर आवाम की खिदमत नहीं करेंगे तो। माशी इस्तेकाम के लिए सियासी इस्तेकाम बहुत जरूरी है, और सियासी इस्तेकाम के लिए फौरी तौर पे इलेक्शन जरूरी है। चले जी, फौरी इलेक्शन बहुत जरूरी है। अल्लाह ताला मेरे मुल्क के खुदादात में ऐसे लोगों को लाए जो मेरे मुल्क की हिफाजत करे। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। मुझे इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज।